गाइज, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट क्यूरेटिवो क्लिनिक से। गाइज, नेक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सीरीज में हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि इसका बेसिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसकी बेसिक और एडवांस एक्सरसाइजेज क्या हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता चुके हैं कि क्यूरेटिवो क्लिनिक पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जाता है। जितने भी केसेस हमारे पास अभी तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ में आए हैं, उनको कंप्लीट आराम आ चुका है। गाइज, आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के एक्सरे में वो कौन से चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं और एक हेल्दी स्पाइन से ये चेंजेस कैसे डिफरेंट होते हैं। तो आइए मैं आज आपको समझाता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या वो चेंजेस हैं जो हमको एक्सरे में देखने को मिलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हम शुरुआत करते हैं एक नॉर्मल एक्सरे से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डायग्नोज करने के लिए और एक्सरे में देखने के लिए हम 4 मेन फीचर्स को देखते हैं। एक्सरे में जो सबसे पहली चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं वो है सर्वाइकल स्पाइन का कर्व। नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन का कर्व, जिसे कि सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी कहा जाता है, वो पीछे की तरफ सी शेप में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। गाइस, दूसरी चीज़ जो हम देखने की कोशिश करते हैं वो है वर्टिब्रल बॉडी के बीच का स्पेस। आमतौर पर ये स्पेस इक्वल होता है और आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ ये स्पेस बराबर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर के और नीचे के मार्जिन आपको स्मूथ दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क जो कि कुशन की तरह काम करती है, वो अपनी जगह पे है और पीछे की तरफ नर्व्स को पिंच नहीं कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डायग्नोज करने के लिए देखते हैं वो है बोनी स्पर। इनको ऑस्टियोफाइट्स भी कहा जाता है। दरअसल बोन के डीजेनरेशन और घिसने के कारण और रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होने के कारण आपको वर्टिब्रल बॉडी के आगे के मार्जिन पे और पीछे के मार्जिन पे ऑस्टियोफाइट्स दिखाई दे सकते हैं। गाइस, चौथा और लास्ट फीचर जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं और एक्सरे में डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो है फैसेट जॉइंट्स। फैसेट जॉइंट्स स्पाइन में पोस्टीरियर कॉलम का हिस्सा है। ये स्पाइन की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फैसेट जॉइंट्स दरअसल नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और इनमें अगर किसी तरह का वियर टियर या डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है और इनका स्पेस कम होना शुरू हो जाता है या इनमें ऑस्टियोफाइट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो एक हॉलमार्क होता है कि पेशेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो चुका है। गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये चेंजेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के एक्सरे में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये एक 41 ईयर ओल्ड पेशेंट का एक्सरे है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोसिस यानी कि नेक का कर्व चेंज होना शुरू हो चुका है और लोअर सर्वाइकल स्पाइन तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट इसमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि वर्टिब्रल एंड प्लेट्स थोड़ी थोड़ी इरेगुलर होना शुरू हुई हैं और कुछ मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स यानी कि बोनी स्पर भी डेवलप होना शुरू हुए हैं। इसके साथ ही बहुत ही मिनिमल चेंजेस आपको इनके फैसेट जॉइंट्स में भी दिखाई दे सकते हैं। ये दरअसल एक अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस सर्वाइकल का डेवलप कर रहे हैं और लेटर ऑन ये फुल फ्लेजेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में डेवलप हो सकता है। गाइस, ये एक दूसरा केस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इनके केस में सर्वाइकल स्पाइन का नॉर्मल सी शेप कर्व काफ़ी ऑब्लिटरेट हो चुका है और इसके साथ ही आपको C5 और C6 स्पाइन के बीच का जो स्पेस है यानी कि डिस्क की जो हाइट है उसमें कमी दिखाई दे रही है, जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि डिस्क पीछे की तरफ नर्व को शायद इनको दबा रही होगी, जिसके कारण कि इस पेशेंट में नेक में, शोल्डर में और हाथों में झंझनाहट और सुनपन के साथ दर्द इनको महसूस हो सकता है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि वर्टिब्रल बॉडी की जो एंड प्लेट्स हैं वो इरेगुलर होना शुरू हुई हैं और मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक डेफिनेट केस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। गाइज, ये भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक्सरे हमें दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इस
पेशेंट के केस में भी सर्वाइकल का नॉर्मल लॉर्डोसिस ना ही केवल ख़त्म होना शुरू हुआ है बल्कि रिवर्स होना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे C5, C6, C6, C7 और C7, T1 इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट में चेंज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि डिस्क इस पेशेंट में पीछे की तरफ जाके इस पेशेंट की नसों को दबा सकती है, जिसके कारण कि इनकी गर्दन में, कंधे में और हाथों में झंझनाहट और सुनपन के साथ दर्द महसूस होना शुरू हो सकता है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि वर्टिब्रल एंड प्लेट्स जो हैं उनमें इरेगुलरिटी आनी शुरू हुई है और मल्टीपल ऑस्टियोफाइट्स इनके बनने शुरू हुए हैं और इनका फैसेट जॉइंट भी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस सजेस्ट करता है। तो ये भी एक डेफिनेट केस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। गाइज, ये एक्सरे एडवांस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को दिखाता है। आप देखेंगे कि सर्वाइकल का सी शेप जो नॉर्मल कर्व है वो ख़त्म हो चुका है। वर्टिब्रल बॉडी की नॉर्मल अलाइनमेंट ख़राब होनी शुरू हुई है। वर्टिब्रल एंड प्लेट इसमें इरेगुलरिटी शो कर रही है। वर्टिब्रा का जो नॉर्मल शेप होता है वो चेंज होनी शुरू हो चुकी है। साथ में आपको एंड प्लेट्स में मल्टीपल ऑस्टियोफाइट्स दिखने शुरू हुए हैं और C5, C6, C6, C7, C7, T1 इंटरवर्टिब्रल डिस्क काफ़ी इनकी दबी हुई हैं, जिसके कारण कि हाइट लॉस हमें दिखाई दे रहा है और इनको डेफिनेटली डिस्क के भी सिम्टम हमें मिल सकते हैं। साथ ही इनके फैसेट्स भी एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक एडवांस केस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। गाइज, ये लास्ट एक्सरे भी हमें एडवांस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शो कर रहा है। आप देखेंगे कि सर्वाइकल का जो नॉर्मल कर्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट हो चुकी है। ऑस्टियोफाइट्स जो हैं वो काफ़ी बन चुके हैं और ऊपर से नीचे सारी सर्वाइकल स्पाइन में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही डिस्क जो है वो डिस्क की हाइट काफ़ी कम हो चुकी है। सो ये सजेस्ट करता है कि मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्स इस पेशेंट में मिल सकते हैं, जिनको कि देखने के लिए फर्दर MRI की ज़रूरत पड़ती है। और फैसेट्स में भी एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको दिखाई दे रहा है। सो ये एक डेफिनेट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस है जो कि काफ़ी एडवांस हो गया है और जिसके कारण कि पेशेंट को गर्दन में, कंधों में, हाथों में दर्द महसूस हो सकता है। साथ में इस पेशेंट को अपर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व होने के कारण हेडेक और चक्कर आने जैसी समस्या से भी जूझना पड़ सकता है।